अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, कल तक के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन, और ये बता दें कि आपको आवाज सही आ रही है, एवरीथिंग इज ओके और नॉट। आप वॉइस के जरिए भी बता सकते हैं। वैसे कोई एक बच्चा जरा बोल के तो बताए, जरा बोले तो सही जरा। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है वॉइस मुझे। चलें जनाब, शुरू करते हैं जी फिर, अल्लाह का नाम लेकर। कॉस्ट फ्लो मैन्युफैक्चरिंग में किस तरीके से हम लेकर चलते हैं, आज हमने वो देखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। यहाँ पर हमने सीखना है कि इन्वेंट्री किस तरीके से मूव करती है और इन्वेंट्री को किस तरीके से हम आगे लेकर चलेंगे। तीन किस्म की इन्वेंट्री, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इन्वेंट्री, डायरेक्ट मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड। तीन किस्म की इन्वेंट्री होती है। तीन किस्म के फैक्ट्री के लेजर होते हैं, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, पेरोल अकाउंट और फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट। सारी की सारी एंट्रीज देखते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम, हमारी पहली एंट्री होगी बेटा जी, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, डेबिट कैश क्रेडिट, मटेरियल का खरीदना। एफओएच की एंट्रीज आ गई। अब बाकी भी एंट्रीज डिस्कस करते जाते हैं साथ ही। पहले एंट्री बेटा जी आपकी हो जाएगी मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट और कैश बैंक पेएबल क्रेडिट। ये मटेरियल का खरीदना, परचेज ऑफ मटेरियल। सेकेंड एंट्री आपकी पेरोल से रिलेटेड, पेरोल अकाउंट डेबिट। कोई डिडक्शंस अगर हो इसके अंदर, डिडक्शंस पेएबल या डिडक्शंस किसी भी किस्म की, मसलन टैक्स की डिडक्शन होती है, एम्प्लॉय की सैलरी ज्यादा है, उसका टैक्स कटना है तो टैक्स पेएबल आ जाएगा। और फाइनली पेरोल पेएबल, ये क्रेडिट हो जाएगा। टैक्स एटसेट्रा, पेरोल पेएबल आ गया। और तीसरी चीज आपका फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड, आपकी एंट्री होती है फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट भी हो सकता है, ये एक ऑप्शन है, या फिर फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट कैश क्रेडिट पेएबल क्रेडिट। यहाँ पर डेप्रीसिएशन की एंट्री के हिसाब से अगर मैं ये वाला काम कर रहा हूँ तो फिर तो मसला कोई नहीं, इससे पहले एंट्री पास हुई होगी डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और बाद में एंट्री हो जाएगी एफओएच डेबिट और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, एफओएच में ट्रांसफर करने की। अगर मैं ये वाला अल्टरनेटिव यूज कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पर मेरी एफओएच में डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट हो जाएगी। तो ये बात छोटी सी चीज याद रखनी है, दोनों अल्टरनेटिव ठीक है, कोई मसला नहीं है।
कोई यहाँ पर ये वाली एंट्रीज ऐसा आपसे नहीं पूछने लगे तो हम ये वाली एंट्रीज भी कर सकते हैं और ये वाली एंट्रीज भी कर सकते हैं, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। मैंने डेबिट साइड पर एक्चुअल खर्चे जो हैं वो पूरी कर दी है, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, और ये हो गई सारी की सारी तीसरी एंट्रीज। एक बच्चा है जो कि अपना माइक ऑन करके बैठा हुआ है और बार बार खंगूरे मार रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा जी, 3 एंट्रीज हो चुकी हैं बच्चों आप लोगों की। अब आप बढ़ते हैं चौथी एंट्री की तरफ। चौथी एंट्री बच्चों, आपका एफओएच में शिफ्टिंग करना, फैक्ट्री ओवरहेड में शिफ्टिंग करना। किसको? इनडायरेक्ट मटेरियल को और इनडायरेक्ट लेबर को। इनडायरेक्ट मटेरियल वो वाला मटेरियल जो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है, डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है आपकी प्रोडक्ट में। तो हमने रिकॉर्ड तो किया हुआ है, मटेरियल इकट्ठा खरीदा तो इकट्ठा हुआ है। तो अब 4th नंबर पर आपकी एंट्री आ जाएगी एफओएच डेबिट और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, इनडायरेक्ट मटेरियल रिकॉर्डेड। ये चौथे नंबर की एंट्री ये यहाँ पर आ रही है, ट्रांसफर होके ये आ गई इनडायरेक्ट मटेरियल की एंट्री, यहाँ से शिफ्ट होगी। 5वें नंबर की एंट्री एफओएच डेबिट और पेरोल अकाउंट क्रेडिट। इनडायरेक्ट लेबर वो वाली लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन में, जैसे सुपरवाइजर, जैसे फैक्ट्री का मैनेजर। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और पेरोल अकाउंट क्रेडिट, इनडायरेक्ट लेबर रिकॉर्डेड। अब आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स में 3 किस्म की चीजें इकट्ठी हो चुकी हुई हैं बच्चों। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंश्योरेंस है, ये सारे के सारे क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन है, ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड। ये आपने याद रखना है। तो हमने इन सारों की एंट्रीज इकट्ठी कर ली हैं। ये एक्चुअल खर्चे हैं। ये कौन से खर्चे हैं? एक्चुअल खर्चे हमारे डेबिट साइड पर आते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अब अगला कॉन्सेप्ट, हमारे डायरेक्ट खर्चों का इशू होना, या फिर कह सकते हैं WIP में प्रोसेस अकाउंट में सब खर्चों का इकट्ठा करना। नेक्स्ट एंट्रीज हैं एक्सपेंसेस ट्रांसफर इन WIP अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट। डायरेक्ट खर्चे डायरेक्ट चले जाएंगे और इनडायरेक्ट जो मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो एस्टिमेटेड बेस पर जाएगा। तो सबसे पहले मटेरियल को ट्रांसफर कर देते हैं, 6 नंबर एंट्री। ये आपकी आ गई बेटा 6 नंबर एंट्री। WIP डेबिट और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, ये आपकी आ गई 6 नंबर एंट्री। आपने ट्रांसफर कर दिया अपना मटेरियल, WIP डेबिट और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। यहां पर नरेशन आ जाएगी मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल ट्रांसफर टू WIP या प्रोसेस अकाउंट। 7 नंबर पर इसी तरीके से लेबर को, डायरेक्ट लेबर को ले जाएंगे, WIP डेबिट
और लेबर कंट्रोल अकाउंट या सॉरी पेरोल अकाउंट, पेरोल के नाम से पेरोल अकाउंट क्रेडिट। तो ये आपकी आ गई 7 नंबर एंट्री। आपने लेबर भी जो है वो भी ट्रांसफर कर दी है यहाँ। अब दो खर्चे आ चुके, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा आ चुका, डायरेक्ट लेबर का खर्चा आ चुका। फैक्ट्री ओवरहेड एस्टिमेटेड बेसिस पे ट्रांसफर किए जाते हैं। मटेरियल के ऊपर मैं बहुत एक्यूरेसी के साथ फोन करके पता कर सकता हूँ सर क्या रेट चल रहा है। लेबर का मुझे पहले से पता है, मेरे पास काम कर रही है, मैं उसे क्या देता हूँ, क्या पर पीस क्या देता हूँ, एक मेज बनाने के कितने पैसे देता हूँ, ये भी बहुत एक्यूरेसी के साथ हम एस्टिमेट कर सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब लेंगे हम, हमेशा एब्जॉर्ब लेना है आपने यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, चीज को एब्जॉर्ब कर लेना, ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कर लेना, प्रोडक्ट का हिस्सा बना देना। तो ये एक एंट्री है, ये भी उसी तरह से एंट्री वैसी ही होनी है, WIP डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। एंट्री में कोई मसला नहीं है, एंट्री में होनी है बच्चों WIP डेबिट और FOH कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। FOH कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, ये इसको बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। हमने जम किए हैं खर्चे, हमने प्रोडक्ट में फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को, हमने प्रोडक्ट में FOH को जम किया है, एब्जॉर्ब किया है, शामिल किया है एस्टिमेटेड बेसिस पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई। कैसे जम करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल एंट्री समझे कि खर्चे यहाँ पर से कैसे आ गए यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये हो गई आपकी 8 नंबर एंट्री। ठीक है, 8 नंबर एंट्री। अब बच्चों प्रोडक्ट क्या होगी, तैयार होगी, आप उसके ऊपर काम करेंगे, प्रोडक्ट बन जाएगी। जब प्रोडक्ट बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो फिर आपको उसे क्या करना है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देना है। अब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट एक से दूसरे डिपार्टमेंट में जाती है, दूसरे डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, प्रोसेस 2-3 है। बच्चों 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, जरा जस्ट 1 मिनट। जी बच्चों, यहां तक बताइएगा आप लोगों का कोई क्वेश्चन, यहां तक एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन टिल नाउ, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? क्योंकि ये प्रोसीजर कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत जरूरी है, और जहां पर आपने चीजों को कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लिया, समझे आप आगे बढ़ गए। जहां पे आपने चीजों को कॉन्सेप्चुअली नहीं किया, रट्टा लगाने की कोशिश की, फलाना किया, टमकाना किया, ये सारी जर्नल एंट्रीज आपके कोर्स में है, सारी जर्नल एंट्रीज आपके कोर्स में। और अगर कॉन्सेप्चुअली एक चीज को सीखते हैं तो वो सबसे आइडियल चीज होती है। इन कंट्रोल अकाउंट की बिल्कुल समझ नहीं आई बेटा, कंट्रोल अकाउंट जस्ट एक नाम है और कुछ भी नहीं है। आप नाम रखें ना कंट्रोल लिख के, आप सिर्फ ये लिख लें मटेरियल अकाउंट,
पेरोल अकाउंट और एफओएच अकाउंट, बस उसका नाम है और कुछ नहीं है। 3 किस्म के लेजर हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स 3 किस्म के खर्चे होते हैं, एक मटेरियल का खर्चा, एक लेबर का खर्चा, एक ओवरहेड, ऊपर दूसरे खर्चे। ठीक है, दो डायरेक्ट हैं मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट खर्चे हैं जो डायरेक्टली आपकी प्रोडक्ट का हिस्सा बनते हैं, डायरेक्टली हिस्सा बनते हैं। मसलन सबसे ज्यादा चीज से एक चीज बनाने में क्या चीज लगती है, मैंने ये पेन बनाना है, इस पेन बनाने में क्या कुछ लगना है, एक प्लास्टिक, और इसको प्लास्टिक को कन्वर्ट करने के लिए लेबर चाहिए। तो ये दो मेन खर्चे हैं, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं। और बाकी जो खर्चे हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे, वो कोई इधर उधर के खर्चे हैं, मसलन रेंट है, फैक्ट्री का देना है, इलेक्ट्रिसिटी लगनी है, इस तरह की चीजें, उनको इनडायरेक्ट खर्चे बोलते हैं। बस सारी सी बात ये। अब मोहम्मद अरबाज समझ लग गई है? अभी आगे तो मैं चला हूँ, अभी तो मैं WIP तक पहुंचा हूँ, फिनिश गुड में मैं जंप इन करने लगा हूँ, फिर सारी आगे की कहानी, यहाँ तक की कहानी मैं सर कह रहा हूँ, यहाँ तक की कहानी की चीजों को हम लेकर आए हैं WIP में। अब आगे चलने लगे हैं। ले, मैं जब पूछा ना यहाँ तक, अब कहानी समझे। मैंने WIP में चीजें इकट्ठी कर ली, प्रोसेस में सारे खर्चे ले आया, अब चीजें बन रही हैं। अब मेरे पास इस पेन के ऊपर लगाने वाली कॉस्ट कौन कौन सी है, मटेरियल आ चुका, इसको बनाने में लेबर आ चुकी, इसको बनाने में मैंने एस्टिमेटेड बेसिस पर खर्चे भी ऐड अप कर लिए। अब मुझे पता है कि ये वाली प्रोडक्ट बन कितने में रही है, बन गई, फिनिश गुड में तैयार हो गई। हम समझते हैं एक ही डिपार्टमेंट है, उसी में काम हो रहा है। अगर दूसरे डिपार्टमेंट में है तो दूसरे डिपार्टमेंट में, यहाँ से दूसरे डिपार्टमेंट में चली जाएगी WIP 2 में, और वहां पे जाके मजीद लेबर और मजीद ओवरहेड्स लगेंगे, तो फिर कोई चीज बन जाएगी, तो मसला कोई नहीं है। अब चीज हो गई तैयार, जब तैयार हो गई तो आपकी फिनिश गुड तैयार हो गई, आप कहेंगे फिनिश गुड डेबिट और WIP क्रेडिट, अगले लेजर के अंदर शिफ्ट हो जाओ। तो आपकी प्रोडक्ट कितने नंबर तक एंट्री हो गई है, 7-8 नंबर तक। अब आपकी 9 नंबर एंट्री प्रोड्यूस्ड की, फिनिश गुड डेबिट और WIP क्रेडिट। फिनिश गुड प्रोड्यूस्ड, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, COGM, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जो चीजें बनाई हैं उनकी कॉस्ट के ऊपर आपने ट्रांसफर करना है। ठीक है जी, ये आपकी एंट्री 9 नंबर एंट्री आ गई, ये चीजें बनी और पहुंच गई फिनिश गुड के लेजर। अब फिनिश गुड में पड़ी हुई है, अब वो वाली बिल्कुल ट्रेडिंग जैसी बात, इसके आगे अगला स्टेप कि बिजनेस ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, चीज खरीदी और बेच दी। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है चीज बनाई और फिर बेच दी। अब बनाने की सारी कॉस्ट हमने इकट्ठी की है, अब जब हमने इसको बेचना है तो परपेचुअल सिस्टम में हमने एक एंट्री सीखी थी, एक थी डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये है सेल करने की एंट्री। इन्वेंटरी से रिलेटेड कौन सी एंट्री है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट, ये वाली एंट्री होती है परपेचुअल सिस्टम के अंदर, और वही सिस्टम हमारा चल रहा है। आपकी 10 नंबर एंट्री हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। चीजें अब आपने जो बनाई हुई थी और आपके पास पड़ी हुई थी वो आपने बेच दी। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और फिनिश गुड की इन्वेंटरी। 3 किस्म की इन्वेंटरी होती है, मटेरियल, WIP और फिनिश गुड। गुड्स सोल्ड की एंट्री। हाँ, इसके साथ एक और एंट्री होती है, वो रिसीवेबल डेबिट और
सेल्स क्रेडिट या डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये सेल प्राइस से होती है और ये अपनी कॉस्ट से होती है। अब ये वाली एंट्री क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे सीएमए में रिक्वायर्ड नहीं है। सीएमए में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट के ऊपर खेल रहा होता है, तो हमारा मामला किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्री है। कॉस्ट अकाउंटिंग में एंट्री बस ये वाली बनती है। होप सो आपको समझ लग गई होगी। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्री, FAR 1 वाली एंट्री, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाली एंट्री, ठीक है जी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ये वाली एंट्री हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में होती है। आगे बढ़े, अब हमने चीजें बेच दी। अब पूरा सिनेरियो जरा सा एक तस्वीर के अंदर, एक जगह पर, पूरा फ्लो चार्ट एक स्क्रीन पर। जी बच्चों, मटेरियल खरीदा, पेरोल पे की, फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे पे किए, मटेरियल डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया, लेबर डायरेक्टली ट्रांसफर कर दी, फैक्ट्री ओवरहेड एस्टिमेटेड बेसिस पर ले आए, चीजें बनी, चीजें बनकर प्रोड्यूस हुई, चीजें आगे बिक गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स में चली गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स में अल्टीमेटली वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं उसका हिस्सा बन गई सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था। ट्रेडिंग अकाउंट जीपी तक, और जीपी के बाद वाला सारे का सारा प्रॉफिट एंड लॉस सारे का सारा हो गया। तो ये है हमारा पूरा सिनेरियो और पूरा एक चार्ट। यहां तक अब आपने बताना है कि आपको समझ लगी। अब असल कहानी है, क्या अब आपको पूरा होल कहानी समझ लग गई है? FOH अब्जॉर्ब बार बार रिपीट होना है, मैं अभी करता हूं। FOH अब्जॉर्ब होता है, हम प्रोडक्ट का पार्ट बनाते हैं, हमें नहीं पता होता खर्चे टोटल कितने हो जाने हैं, तो हम एक एस्टिमेटेड बेसिस पर खर्चों को प्रोडक्ट का पार्ट बना लेते हैं ताकि हम एस्टिमेटेड बेसिस पर प्रोडक्ट की कॉस्ट मुकम्मल कर लें। अब असल कहानी आएगी, सर जी अगर खर्चे ज्यादा हो गए तो फिर क्या होगा, सर जी अगर खर्चे कम हुए तो फिर क्या होगा, उस कहानी के ऊपर अभी आता हूं। ठीक है, मैंने तो एक एस्टिमेटेड बेसिस पर खर्चे लिखे हैं ना, प्रोडक्ट का हिस्सा बनाए हैं। हाँ जी, असल खर्चे डेबिट असल खर्चे होते हैं, और FOH में क्रेडिट एस्टिमेटेड बेसिस पर ट्रांसफर होते हैं। मैंने इसीलिए बड़ा बोल्ड सा करके हाईलाइट करके लिखा, आपको बताया कि ये एक्चुअल खर्चे हैं डेबिट साइड पर, खब्बा डेबिट ते सज्जा क्रेडिट। अब कहानी आती है खर्चे में, मैंने किए, एज्यूम करते हैं खर्चे कि बेटा जी मेरे खर्चे एक्चुअल में हुए 700 रुपया। एक्चुअल खर्चे कितने हुए? 700 रुपया। मैंने एस्टिमेटेड बेसिस पर प्रोडक्ट का हिस्सा कितने बना दिए? 900। अब ये 900 देखें, ये येलो कलर के अंदर हाईलाइट हुआ है कि ये 900 रुपए के खर्चे कहाँ कहाँ पर, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ पर पहुंचेंगे। मैं हाईलाइटर दूसरा यूज कर देता हूँ ताकि इसके ऊपर एक और हाईलाइट हो जाए। चलो ये वाला हाईलाइट ये ग्रीन कर देगा। ये देखें जी, यहां से खर्चे चले, यहां से चलते हुए
ये खर्चा आया इधर, FOH WIP का पार्ट बना, WIP से यही 900 रुपया का खर्चा अल्टीमेटली फिनिश गुड का पार्ट बना। इट मींस ये फिनिश गुड में आ चुका है, ये 900 खर्चा। फिनिश गुड से यही खर्चा जब चीजें बिक गई तो कहां पर आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और ये हो गया प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा। ठीक है जी। ये यहाँ पर 900 रुपया प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा। अब मेरे एक्चुअल खर्चे 700, मैंने प्रोडक्ट का हिस्सा बना दिए कितने, 900। इसका मतलब है मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो गलत बन रही है। 700 रुपया बननी चाहिए थी। मटेरियल और लेबर को छोड़ दें, उसकी कहानी नहीं डिस्कस कर रहे, डिस्कस की कहानी कर रहे हैं FOH की, सिर्फ FOH के मसले को सॉल्व करना है। मेरे प्रोडक्ट का हिस्सा बनने चाहिए थे 700 जो एक्चुअल खर्चा था, मैंने बना दिए 900, और गलत बना दिए या सही बनाए, और गलत बना दिए। अब मेरे खर्चे तो कितने बनने चाहिए, 700। कैसे बनेंगे 700? मैं क्या करूंगा, मैं एक एंट्री पास करूंगा, इसको कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब्ड और ओवर एब्जॉर्ब्ड। मेरे इस वक्त खर्चे ओवर एब्जॉर्ब्ड हो रहे हैं, ज्यादा हिस्सा बन रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं FOH को, कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट कर दूंगा 200 के साथ। और मेरा अब लेजर, दो लेजर खराब चल रहे हैं, एक लेजर FOH का, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स का लेजर खराब चल रहा है। मेरी क्रेडिट साइड 900 पे है, डेबिट साइड 700 पर है, तो मैं क्या करता हूं, मैं 200 की एक एंट्री पास करता हूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट कर देता हूं क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा हुई है, और FOH को डेबिट कर देता हूं। इससे होगा क्या, मेरा डेबिट एंड क्रेडिट यहां पर भी 900 हो जाएगा और ये लेजर मैच हो जाएगा। तो यहां पर एक मेरी एंट्री FOH ओवर एब्जॉर्ब्ड की होगी, इसको हम नंबर 10 तक एंट्रीज हो गई हैं, 11 नंबर एंट्री बोल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, मेरा खर्चा ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया है, मैं क्या कर दूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम कर दूं। कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर है डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी थोड़ी थोड़ी सी तो अकाउंटिंग आती है ना आपको, इतनी माइनस सी काउंटिंग तो आनी चाहिए, इतनी माइनस सी काउंटिंग तो इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में पढ़ी हुई है। खब्बा डेबिट तो सज्जा क्रेडिट हो जाए, ते डेबिट ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ वास्ते कम करने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स 900 पे है, FOH की सिचुएशन यहाँ पर 700, यहाँ पर 900, अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा 900 रुपया बना हुआ। अब मुझे ठीक करना है, मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर 200 क्रेडिट कर देता हूँ जो ज्यादा है, इधर 200 डेबिट कर देता हूँ, तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, FOH कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ये बताएं क्या आपको अब कहानी समझ लग गई है कि होता क्या है, ओवरऑल कॉस्ट काउंटिंग कैसे चलती है। ये पूरा प्रोसीजर है और ये कॉन्सेप्ट है अंडर एब्जॉर्ब्ड और ओवर एब्जॉर्ब्ड। जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग पढ़ी है, मैन्युफैक्चरिंग का चैप्टर पढ़ा है, वो अब उनको मेरा ख्याल समझ लगी होगी कि कहानी है क्या है असल में। और उसकी एंट्री होती कैसे है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्होंने तो पता ही कुछ नहीं, वो तो आप समझ रहे हैं बस। जिन्होंने उस चैप्टर को छोड़ दिया था या जिन्होंने बस एवं का पता नहीं क्या है यार, वो सारी कहानी ये है बेटा जी, FOH कंट्रोल अकाउंट डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। अब बढ़ते हैं बच्चों अगली कहानी पे। सर जी अगर इसके उलट काम हो जाए, मेरे खर्चे एक्चुअल में हो
700 की बजाय 1000 और मैंने बनाए हैं 900 रुपया कॉस्ट का पार्ट। ये 900 रुपया चला 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 अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल में पहुंचा। अब मेरे खर्चे कॉस्ट ऑफ सेल में क्या है, कम है। एक्चुअल में क्या होने चाहिए, ज्यादा कॉस्ट ऑफ सेल्स बननी चाहिए। एक्चुअल में खर्चे टोटल 1000 होना चाहिए, मेरे पास क्या है, कम है। तो मैं क्या करूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या करूं, बढ़ाना है मुझे। कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या करूं, डेबिट करूंगा। कितने के साथ, 100 के साथ। तो मेरा 100 की पूरा कितना हो जाएगा, 1000 पूरा हो जाएगा। पूरा कॉस्ट ऑफ सेल्स मुकम्मल हो जाएगा 1000 का। तो 1000 पूरा करने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स तो कर दिया मैंने डेबिट, क्रेडिट किसको करूं भाई, ये 1000 है, ये वाला लेजर भी तो बैलेंस करना है। मैं तो यहाँ पर लिखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये है अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री। एब्जॉर्प्शन अल्टीमेटली होकर कहां पर चली जानी है, फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल में चली जानी है। फिनिश गुड का पार्ट बन के अल्टीमेटली सेल हो जानी है, कॉस्ट ऑफ सेल में चली जानी है। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और एफओएच कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, ये हो गई आपकी 12 नंबर एंट्री। ठीक है, ये इसका बच्चों मेन ट्रीटमेंट है। मैं अभी आपको बता दूं, इसका एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उसको अभी हमने नहीं देखना। असल ट्रीटमेंट यही है। ठीक है, एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होता है। जस्ट आपको ये बताने के लिए बता रहा हूं कि कल को आप कहें सर आपने तो ये कहा था, अब आप ये कह रहे हैं, तो आपकी बात तो गलत हो गई सर। तो ये वाली कहानी मैं यहाँ पर इसकी दूसरी कहानी भी बना देता हूँ। ये बन रही है ओवर एब्जॉर्ब की कहानी, और अब बना देते हैं अंडर एब्जॉर्ब की कहानी। कॉस्ट ऑफ सेल्स में 900 ऐसा बना हुआ है, और एफओएच आपका एक्चुअल में 1000 है। एफओएच डेबिट, कैश क्रेडिट, डेप्रीसिएशन, रेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। और मैंने डब्ल्यूआईपी का पार्ट बनाया है अल्टीमेटली फिनिश गुड का, अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बना है 900 रुपया। तो यहाँ पर मेरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स को ठीक करने के लिए 100 रुपया मजीद और 100 रुपया यहाँ से क्रेडिट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और एफओएच क्रेडिट हो जाएगा। ये है आपकी अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री। और यहाँ पर ये है आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, एफओएच डेबिट, ओवर एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स से समझना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा ज्यादा बना या कम बना। अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड को आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स से समझना है। क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा ज्यादा बना, इसका मतलब है ओवर एब्जॉर्ब। क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा कम बना, अंडर एब्जॉर्ब। ले जी, ये आपका हो गया पूरा। हाँ जी, हम एस्टीमेट बेसिस पर एफओएच डब्ल्यूआईपी में लेकर जाते हैं, जिसको हम एफओएच एब्जॉर्ब कहते हैं। ठीक है जी, तो ये है पूरी कहानी ऑफ द होल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का
अगर नहीं है तो हम बाद में चलेंगे और चल कर क्या करेंगे, इसी के ऊपर एक पूरा एक क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। बेटा ये हम इन्वेंट्री कर रहे हैं, पहला चैप्टर ही कर रहे हैं। पहले चैप्टर में चुपके से मैंने एक और चैप्टर करवा दिया है आधा, लेकिन यहाँ पर मजबूरी है, मैंने दो तीन चीजों को इकट्ठा करना है। बेटा चीजें क्या है, अलाइंड है। जब तक मैं आपको एक ट्रू पिक्चर नहीं सिखाऊंगा ना, ये पिक्चर है ओवरऑल पूरा फ्लो चार्ट है, जब तक मैं ये नहीं सिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से आपके माइंडसेट में चीजें नहीं बैठनी। आप इस चीज को ज़हन से अभी निकाल दें, मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको भी एक ही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इन्वेंट्री, मैं अभी उसका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ कि एक इन्वेंट्री के चैप्टर में तीन किस्म की क्या होती हैं, इन्वेंट्रीज होती हैं, मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड, और उसकी कहानी समझाई है मैंने आपको। हाँ, जब मेरा आधा कोर्स खत्म हो चुका होगा तब मैं जाके कहूंगा बच्चों मैंने आपको 5वें 6वें लेक्चर के अंदर ना, चौथे 5वें लेक्चर के अंदर एक आधा चैप्टर पढ़ाया था, और तब तक आप सारी चीजें समझ चुके होंगे इंशाल्लाह। तो तब इसका बाकी का हिसाब करेंगे या बिल्कुल एंड के ऊपर करेंगे। ठीक है, फोकस समझने पे रखो, चीज को ये ना देखो क्या मैं करवा रहा हूं क्या नहीं करवा रहा, इस चीज का मकसद अभी नहीं है। अभी मकसद है कि चीजों को लर्न करना है आपने। अभी ये मकसद नहीं है मैं क्या कौन कौन सा चैप्टर उठा के इकट्ठा पढ़ा दिया। अभी आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। मुझे इन्वेंट्री पढ़ाते हुए ही दूसरी चीजों को जब तक मैं नहीं समझाऊंगा आप अगले चैप्टर्स पे नहीं चल सकोगे और कॉन्सेप्चुअली नहीं चल सकोगे। और मुझे कोई मसला नहीं है, मैं रट्टे नहीं लगवा सकता, मेरे लिए एक मजबूरी है, मुझे खुद नहीं रट्टा याद रहता भाई। मैं ये पूरे मैं कह सकता हूं, मेरा ख्याल है ये वाला फ्लो चार्ट है सच कोई भी नहीं करवा रहा। कम से कम मैंने जिन जिन से पढ़ा हुआ है या जिन जिन को मैंने देखा हुआ है पढ़ाते हुए, वो नहीं करवाते इस तरीके से, कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होता, वो फिर रट्टा चला होता है, रट्टे लगते हैं, एफओएच अब्सॉर्ब की एंट्री है या हवाओं में बस बातें होती हैं, ये प्रोडक्ट का ऐसा बन गया, ये हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। मुझसे नहीं ना पढ़ाया जाता है ना मुझसे पढ़ा जाता है बगैर कॉन्सेप्ट के। तो एक गंदी आदत कह लें, नलायकों वाली आदत है कि बच्चों को अगर सिखाना है तो तरीके से सिखाना है, और मैंने अपने जिस हद तक मैं सिखा सकता हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकता हूँ, मेरा काम है कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना। ठीक है, अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करते हुए। अब आपने ये प्रोसेस समझ लिया, इस प्रोसेस को अगर आप याद रखेंगे तो मैंने बताया आपकी 11-12 एंट्रीज हो गई हैं। क्या हो गई है, 11-12 एंट्रीज हो गई हैं, और दूसरा एक आधा चैप्टर हो चुका हुआ है अगर आपने ये समझ लिया तो। ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि ये काम हो गया हुआ है। अभी हम इन्वेंट्री पढ़ रहे हैं, अब हम चलते हैं एक पास पेपर के ऊपर, एक पास पेपर इसी के ऊपर करते हैं। कंट्रोल सी, दो एंट्रीज जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, अंडर एब्जॉर्ब की, ओवर एब्जॉर्ब की, ये मैंने लिखी हुई है। ठीक है जी, लॉसेस का कॉन्सेप्ट। बेटा जी मटेरियल के जो लॉसेस होते हैं ना, मटेरियल के लॉसेस आपने इंट्रो में जो भी पढ़ा उसको पढ़ा, कॉस्ट काउंटिंग में मटेरियल के लॉसेस। मटेरियल के लॉसेस आपने वैसे लॉसेस पढ़े थे कि ये अल्टीमेटली एनआरवी एडजस्टमेंट टाइप की होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में चली जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। आपने मटेरियल के लॉसेस को कॉस्ट ऑफ सेल्स में डायरेक्टली नहीं लेके जा सकते क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, ये भी एक इनडायरेक्ट मटेरियल के तौर पर यूज होगा। खर्चा तो हुआ, खर्चा तो हुआ। एक होते हैं एबनॉर्मल लॉसेस, एक होते हैं नॉर्मल लॉसेस। तो हम नॉर्मल लॉसेस की बात कर रहे हैं, एबनॉर्मल लॉसेस एज सच डील नहीं करनी आपने। जो उनसे भी लॉसेस होंगे आपने लॉसेस को क्या करना है, किसका पार्ट बना देना है, एफओएच का पार्ट बना देना है। लॉसेस ऑफ रॉ मटेरियल वुड बिकम अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड जस्ट लाइक अल्लाह भला करे इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा जी, एक है कॉन्सेप्ट इशू रिटर्न का। बेटा बड़ी आसान सी चीज है, यहां पर मैंने मटेरियल इशू किया था,
किधर गया मेरा फ्लो चार्ट, आ जाना यार। यहाँ पे मैंने मटेरियल इशू किया था, यहाँ से इधर आया था। अगर एक प्रोसेस डिपार्टमेंट से वापस मेरे पास एक गोदाम में चीज आ जाती है जहाँ पे मैंने मटेरियल रखा हुआ है, तो फिर क्या होगा, हो जाएगी एंट्री, और क्या होना है। WIP से निकल के मटेरियल में आ गया तो फिर मटेरियल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, WIP अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो सिंपल। मटेरियल में चीज आ गई, मटेरियल डेबिट WIP से निकलकर, तो ये है कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इशू रिटर्न। आए जी, अब पास पेपर करते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, राइट अप द फॉलोइंग अकाउंट्स, मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, फैक्ट्री ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी। अब आपको बताया गया है कि मिस्टर आजाद चाय वाला जो है हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज फैक्ट्री लेजर फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2005। कंट्रोल अकाउंट बैलेंसेस ऑन अक्टूबर 1 2005। यकम अक्टूबर को हमारा एंड है 31, तो क्वार्टर के हिसाब से अब आपने सोचना है। ठीक है, क्वार्टर का स्टार्ट 1 अक्टूबर 5 को हो रहा है और एंड 31 दिसंबर 5 को हो रहा है। तो फिर इस क्वार्टर के लिए ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग, और ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग। तो ये मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड के 3 के क्या दे दिए, ओपनिंग दे दी है, BD दे दी है, ब्रॉट डाउन बैलेंसेस दे दिए। इन 3 किस्म की इन्वेंट्री, मटेरियल, WIP, फिनिश गुड के ओपनिंग को हम जाकर ओपनिंग में लिख देते हैं। 49,500 मटीरियल, 60,100 और 15,400। मैं तस्वीर खींच लूं, ऊपर जाके लिखना जरा सा मुश्किल हो जाएगा। BD बेटा जी हो जाएगा 49,500, अच्छा नहीं, 49,500 मटीरियल का ओपनिंग, WIP का ओपनिंग 60,100 और फिनिश गुड का ओपनिंग 15,400। नेक्स्ट बच्चों है इसके अंदर मटेरियल परचेज। मटेरियल परचेज की एंट्री, WIP डेबिट, पेबल क्रेडिट, सॉरी, मटेरियल अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। मटेरियल अकाउंट डेबिट, पेबल क्रेडिट, मटेरियल अकाउंट डेबिट, एडवांस क्रेडिट। 1,60,000 का परचेज है, मटेरियल अकाउंट में परचेज की जगह पर 1,08,000 आ जाएगा, याद। नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस 50,200 डायरेक्ट वेजेस हैं। क्या है, डायरेक्ट वेजेस। डेफिनेटली हो सकता है ये पे भी हुई होंगी और अल्टीमेटली डायरेक्ट वेजेस ट्रांसफर हो जाती हैं कहां पे, WIP में। तो 50,200, 50,200 पेरोल अकाउंट में यहाँ पे भी आई होगी। और फिर ये डायरेक्ट लेबर अल्टीमेटली हिस्सा किसका बन जाएगा, WIP का, 50,200। WIP डेबिट और पेरोल अकाउंट क्रेडिट।
जी बेटा 50,000 यानी 39,000 कितना था जी, जो हमने कैश पे कर दिया है 30,900, 39,000 समथिंग 30,900 पेमेंट है। तो FOH डेबिट और कैश क्रेडिट 30,900 एक्चुअल खर्चा है, पेमेंट एक्चुअल खर्चा होता है 30,900 कैश के जरिए। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मशीन, ये भी एक्चुअल खर्चा है। FOH डेबिट और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट या FOH डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, तो ये भी एक्चुअल खर्चे में 42,000 लिख देंगे। एक्चुअल खर्चा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 42,000। नेक्स्ट क्या क्या बातें कर रहा है, कहता है अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड फिनिश गुड अमाउंटेड रुपीज 50,300 एंड एक 25,60। क्लोजिंग स्टॉक दे दिया जी, क्लोजिंग स्टॉक 50,300 एक 25,60। 50,300 मटीरियल का और एक 25,60 फिनिश गुड का। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जोन सी इंफॉर्मेशन दे दी है बेटा वो लिखते चले जाओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड की एंट्री, चीजें बन गई हैं, चीजें जो बन जाती हैं वो फिनिश गुड डेबिट और WIP क्रेडिट होता है। ट्रिपल टू 500 सर कैसे बन गई बेटा, यही तो CA है, CA के अंदर सीधी चीज नहीं होती, घुमा फिरा के उल्टी चीजें दी जाती हैं। 500 सीधा सीधा काम करवाया तो क्या करवाया। 500 9 नंबर एंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 500। नेक्स्ट diesel costing, those are included in the factory overhead, was transferred to head office for use in generator। भाई कुछ मटेरियल मैंने खरीदा था, मैंने उसकी पेमेंट की, अब वो मुझसे हेड ऑफिस में मंगवा लिया गया, मीन्स अब फैक्ट्री में नहीं रहा, तो फैक्ट्री में से निकल जाना चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग भी हो जानी चाहिए। अब यहां से निकाल के हम क्या करेंगे, इसको भेज देंगे कि भाई तुम फैक्ट्री का ऐसा नहीं हो, तुम प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं बन सकते हो। तो डीजल हेड ऑफिस को दे दिया है तो हेड ऑफिस डेबिट कर देंगे, और जहां पर पड़ा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड में वहां पर क्रेडिट कर देंगे, कि फैक्ट्री ओवरहेड में से निकलकर कहां पे चला गया, ये हेड ऑफिस का खर्चा, हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर दिया हमने 2,000 रुपया। यहाँ पर इसके अंदर होगा 2,000 क्रेडिट और हेड ऑफिस डेबिट, ये आपकी एंट्री हो गई। नेक्स्ट, a bill of repair amounting to ₹12,000 undertaken at the factory remained unpaid at end of quarter। आपने बच्चों एक एंट्री पड़ी हुई है एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स की। एक्रूवल की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस पेबल क्रेडिट।
आपने जो से खर्चे किए हुए हैं, खर्चे इनकर तो हो गए हैं, खर्चे जो इनकर होने हैं वो कहां पर डेबिट होने हैं? फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट होने। हाँ, पेबल है, नहीं पे किए, कुछ पे कर दिए थे, ऊपर आ रही थी पेमेंट। वो वाली एंट्री जो एक चाचा असलम किया करते हैं। चाचा असलम कौन है? चाचा असलम वो चाचा है जो गलत एंट्रियां पास करने का माहिर है। ठीक है, वो चाचा असलम गलत एंट्रियां पास करता रहता है और मुकम्मल एंट्रियां नहीं पास करता, और फिर अल्टीमेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसकी गलतियों को क्या करना पड़ता है? संवारना पड़ता है, सुधारना पड़ता है। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और चाचा असलम में है। ठीक है, मैं गलतियां करूंगा, आपने उसे सुधारना है। तो FOH डेबिट और पेएबल अकाउंट क्रेडिट 12,000 से। FOH डेबिट, पेएबल क्रेडिट, एक्चुअल खर्चे हो रहे हैं जो कि नहीं लिखे गए। FOH डेबिट, पेएबल क्रेडिट 12,000, पेएबल की एंट्री। FOH डेबिट, पेएबल क्रेडिट। नेक्स्ट, मटेरियल कॉस्टिंग 2400 वाज डिस्ट्रॉयड बाय रेन। मैंने इसकी एंट्री बताई थी, आपने इसको क्या करना है? फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बना देना है। जो डिस्ट्रॉय हो जाए तो FOH डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। FOH डेबिट, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट 2400। बिल्कुल उस तरीके से आप कहेंगे कि ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। 2400। FOH डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 2400 इधर आ जाएगा। मटेरियल। जी बच्चों, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो हमने क्या कर दी, लिख दी। सर प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं, हेड ऑफिस की बजाय नहीं कर सकते। अच्छा जी बेटा जी, आपने थोड़ा सा माइंडसेट जो है ना अपना कॉस्ट काउंटिंग की तरफ लेकर आना है। फाइनेंशियल काउंटिंग से मिलती जुलती चीजें जरूर है ये काउंटिंग के अंदर, लेकिन आपको माइंडसेट क्या रखना है? कॉस्ट काउंटिंग पढ़ने का रखना है कि आप कॉस्टिंग कर रहे हैं, चीजों का असल में कॉस्ट करना कैसे है, और वो वही चीज हमने सीखी है। अब बच्चों, मैंने जितनी इंफॉर्मेशन थी सारी लिख दी है। अब देखना ये होता है कि कौन कौन सा लेजर ऐसा है जो आप मुकम्मल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने FOH एब्जॉर्ब नहीं लिखे हैं, वो नहीं आया अभी तक। क्या था एब्जॉर्ब? कोई है या नहीं है क्वेश्चन के अंदर? कोई चीज तो मैं छोड़ तो नहीं गया? हाँ, लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इन प्रोडक्शन एट 160% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। बेटा कुछ भी मैथमेटिकल रिलेशन दे सकता है एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी एस्टिमेशन उसने लगवानी है वो लेबर की बेस पर कर सकता है। असल में यहाँ पर एब्जॉर्प्शन मेजरली दो तरह से होती है। अगर आपकी इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव है तो इसका रिलेशन लेबर के साथ दे देते हैं। अगर आपकी इंडस्ट्री मशीन से रिलेटेड ज्यादा है तो मशीन इंटेंसिव है तो मशीन के घंटे वगैरह दे देते हैं। ठीक है, तो अभी उसने कहा है 160% ऑफ डायरेक्ट वेजेस हम क्या करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बना लेते हैं। तो
फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब, मेरे पास बेटा डायरेक्ट वेजेस कितनी है 50,200, इसका 160% मुझे कहा गया है। पचास हजार दो सौ इंटू 160% 8320, ये क्या बन गया? तो 50,200 लिखना था, मैं इतना कम क्यों लिख रहा हूँ? 80,320 ये एब्जॉर्ब बन जाएंगे। 80,320 ये हमारी कहानी हो गई। एब्जॉर्ब कितने हुए थे? 83,200, 50,200, 50,200 नहीं था उसका 160%, 50,200 160%, 80,320 बन रहा है, 83,200 तो नहीं बन रहा, 80,320। ये गलती होती है जो हम आगे पीछे कर जाते हैं, पेपर में भी ये काम हो जाता है लिखते हुए, लेकिन फिर भी मार्क्स मिल जाते हैं। जिसने सही काम किया, जिसने सही स्टेप्स किए हो, फिर भी मार्क्स मिल जाते हैं। अच्छा जी, अब बच्चों मेरे पास, मुझे देखना है मेरे पास कौन सा लेजर में कौन सी ऐसी एंट्री है जो मिसिंग है। अब मुझे वो ढूंढनी है जो पेट एंट्रीज होनी ही होनी है, जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है। हाईलाइटर कौन सा यूज करें? चलिए ये वाला यूज कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, मेरे पास ये वाली एंट्री मिसिंग है इस लेजर के अंदर। इंटरक्ट मटेरियल को छोड़ देते हैं, वो लाजमी नहीं होता। पेरोल मुकम्मल है, एफओएच में आपके पास एंट्रीज मुकम्मल है, आपने एक्चुअल और एब्जॉर्ब का फर्क बस देखना है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास सारी चीजें मुकम्मल हैं, वर्क इन प्रोसेस का सीडी नहीं है। फिनिश गुड में कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है। अच्छा जी, आप जो जो सी चीजें नहीं है आप वो कैलकुलेट कर देंगे। मिसिंग एक सिंगल आइटम है तो ये कैलकुलेट हो जाएगी। 49,500 प्लस 1,08,000 माइनस 2,400 माइनस 50,300, 1,04,800, ये क्या हुआ है? इशू हुआ है। एक लाख चार हजार आठ सौ 1,04,800 ये इशू हो गया। ये यहाँ पर ये भी मिसिंग था। अब ये आ गया तो हम यहाँ से WIP का अकाउंट मुकम्मल कर सकते हैं, सीधी निकाल सकते हैं। 4,800 जमा 60,100 जमा 50,200 जमा 80,320, 2,95,420 माइनस 2,225,500, 7,2,920। सीधी वर्कआउट हो क्या आ गया? फिनिश गुड 500, ओपनिंग क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी बनी? 1,15,400 जमा 2,225,500 माइनस 1,25,800 जमा, और जमा करना था माइनस करना था, ठीक है, 1 माइनस 1,25,800, ठीक है यार, दिया इसने 2,12,100 फिनिश गुड कॉस्ट ऑफ सेल 2,12,100, कॉस्ट ऑफ सेल में 2,12,100,
नहीं जा, मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स भी अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन मेरे पास फिनिश गुड का लेजर मुकम्मल हो गया, मेरे पास WIP का लेजर मुकम्मल हो गया, मेरे पास मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का लेजर भी मुकम्मल नहीं हुआ। आप फैक्ट्री ओवरहेड में देखेंगे कि आपका अंडर एब्जॉर्ब हो रही है या ओवर एब्जॉर्ब हो रही है, आप उसको चेक करेंगे। कहाँ से चेक हो सकता है? यहीं से चेक हो सकता है, और कोई जगह नहीं है। 12,000 जमा 30,900 जमा 42,000 जमा 2400, 87,300। डेबिट साइड है मेरी 87,300। क्रेडिट साइड कम है डेफिनेटली, -80,320 माइनस 200, 2,000, 4980 मेरी एंट्री बननी चाहिए यहाँ पर। इसका मतलब है कि मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो रही है? ओवर स्टेट हो रही है, नहीं अंडर स्टेट हो रही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडर स्टेट हो रही है। एफओएच क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। अच्छा जी, अब फिनिश गुड दोबारा 100 आ गया हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे, और अभी हमने एंट्री बनाई है अंडर ओवर की। अंडर ओवर की क्या एंट्री बनाई थी? 4,980। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और एफओएच कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। यहाँ से आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स का लेजर भी मुकम्मल हो गया। 4,980 जमा 2,12,100, 217,080। जी बच्चों, क्या क्वेश्चन समझ लग गया? लेना होता है क्लोजिंग बैलेंस को, क्यों नहीं लेना होता? मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया क्या? ये माइनस करना था, दोनों साइडें देखनी होती हैं आपने। मैंने नहीं किया, तो अब कर देते हैं। काम गड़बड़ दो हो गया होगा, चेक कर लेता हूँ मैं। 50, 500, लेना होता है सब कुछ। लेजर तो वैसे ही चलना है। शायद मैंने कैलकुलेशन में ना लिया हो, नॉर्मली मैं कैलकुलेशन खुद ही करता, आप लोग बता रहे होते हैं। फिर मैं ऐसी कैलकुलेटर ही आपको सिखाने के लिए दरमियान में पकड़ना शुरू कर दिया। 1,04,800 WIP आना चाहिए। मैंने क्या निकाला है? सही तो निकाला हुआ है। याद हो गया है मैंने, और कैसे करूँ यार? इसको इसको जमा करें, माइनस ये कर दें, माइनस ये कर दें, फिर बैलेंसिंग निकल आएगा। ये हमें बैलेंसिंग निकालना है। क्या है? चलो, कोई मसला अगर होगा भी तो टोटल का मसला होगा, अदरवाइज सारी कहानी क्या हो गया, क्लास हो गई है। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1 मिनट रह गया, 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन पूछ लें। फिर आपने आज होमवर्क करना है, इसको रिपीट करना है, पूरी एंट्रीज को खुद लिखना है। अगर उस्ताद लिख सकता है तो फिर स्टूडेंट क्यों नहीं लिख सकते?
फिर यही वाला क्वेश्चन दोबारा से कीजिएगा। इसके अलावा ये मैं इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट कल बता दूंगा। ये वाला होमवर्क है आपका खालिद एंटरप्राइजेस, ये वाला क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन इसी तरह का है। इसमें ये अकाउंट बनाने हैं, ये इनके लेजर्स बने पड़े हैं। एग्जाम्पल 1 वो आपने करनी है। एग्जाम्पल 1 के अंदर कुछ एंट्रीज हैं बस, ठीक है बच्चों। ये छोटा सा काम है, थोड़ा सा ये आप परफॉर्म कीजिएगा। और अपनी गांव में मुझे भी याद रखिएगा। कोशिश कीजिएगा, आज जुमा है तो सूरा कहफ पढ़ लीजिएगा। बस इतनी सी बातें हैं, बाकी अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। बिल्कुल क्लास होगी, मैंने ओरिएंटेशन में बताया था, कोई छुट्टी नहीं है। ऑल सैटरडेज आर ऑन। अगर हम छुट्टी करेंगे तो हमारा कोर्स उस लेवल का नहीं बन पाएगा जिस लेवल का मुझे आदत है पढ़ाने की। ठीक है, ऑलरेडी मैं रूटीन में 1.5 घंटा पढ़ाता था, अब इस दफा 1.25 घंटे के अंदर टारगेट पूरा करना है। बस मैं बातें कम कर देता हूँ। तो पहले बातें जरा ज्यादा कर लेते थे, गपशप लगा लेते थे, टाइम वेस्ट कर लेते थे हम। अब मेरी कोशिश है कि मैं आपको विद इन ड्यू टाइम, डेफिनेटली हमने टाइम देखना है और मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो सैटरडे इज ऑन, all Saturdays are on. Thank you very much. Assalamu alaikum.